गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक है जो आज के इस लेक्चर के अंदर हमें यहाँ पे कवर अप करने हैं। कुछ इतने टॉपिक्स के ऊपर आज चलेगी कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट गंगैकोंड चोलपुरम, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी राजेंद्र चोल ने अंदर, और उसकी रिसेंटली वहां पे 1000 इयर्स एनिवर्सरी वहां पे आई है, जिसको अपने सेलिब्रेट करनी है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे बातें। यूएसए के अंदर मिजल्स के रिगार्डिंग कुछ वापस एक बार हुआ है आउटब्रेक, तो उसकी भी कुछ बातें हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने वहां पे टीआरएफ दैट इज द रेजिस्टेंट फ्रंट्स को एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, तो उसकी कुछ बातें वहां पे चलेगी। देन आफ्टर एक डायलॉग जिसका नाम है शर्म अल शेख डायलॉग, तो उसकी कुछ बातें हैं। एंड द लास्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन यूजिंग रेडियो एक्टिव आयोडीन। जो बेसिकली आयोडीन की जब भी बात आती है तब बातें आती है थायराइड। तो थायराइड के ऊपर वहां पे उसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन का वहां पे यूज करने की बातें हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं आज के टॉपिक्स। एंड द फर्स्ट वन एंड दैट इज अबाउट गंगैकोंड चोलपुरम। सो रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया इज कमेमोरेटिंग द 1000th एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोल फर्स्ट नॉर्दर्न एक्सपेडिशन। राजेंद्र चोल का फर्स्ट जो है दैट इज राजेंद्र चोल, उनके जो नॉर्थ साइड पे उन्होंने जो एक्सपीडिशन वहां पे किया था, उसकी 1000th एनिवर्सरी को यहाँ पे करनी है सेलिब्रेट, विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गंगैकोंड चोलपुरम, अ ग्रांड चोल कैपिटल एंड यूनेस्को लिस्टेड आर्किटेक्चरल मार्वेल। तो बेसिकली जब राजेंद्र चोल वहां पे नॉर्थ की ओर उन्होंने जब प्रस्थान किया था, तो वी ऑल नो कि उन्होंने बंगाल के पाल किंग को वहां पे हराया था और गंगा तक वहां पे पहुंच गए थे। दैट्स व्हाई द नेम इज गंगैकोंड। तो कोंड का मतलब होता है द विनर और विजेता। एंड व्हाट इज गंगैकोंड, जिन्होंने गंगा के ऊपर भी वहां पे विजय प्राप्त किया है। और उसके बाद उसी नाम से उन्होंने खुद को एक टाइटल दे दिया गंगैकोंड चोल, कि गंगा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला चोल किंग राजेंद्र चोल। और खुदी के नाम से उन्होंने तमिलनाडु के अंदर वहां पे एक शहर बसाया, जिसका नाम वहां पे रख दिया गंगैकोंड चोलपुरम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुरम? दैट इज अ सिटी। सो गंगैकोंड चोलपुरम, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे है कुछ बातें। सो एग्जैक्टली व्हाट इज गंगैकोंड चोलपुरम? इट वाज द इंपीरियल कैपिटल ऑफ चोलास from 1025 to 1279 and which was established by Rajendra Chol first। और अगर एग्जैक्ट उसकी लोकेशन की वहां पे बात करें तो कहां पे है इसकी लोकेशन? इट इज लोकेटेड इन Aryalur. And where is Aryalur? That is in Tamil Nadu. The city housed palaces, a massive water reservoir that is known as Chol Gangam, and Brihadeshwar temple as well as, जिसका वहां पे नाम है गंगैकोंड चोलीश्वरम। सो बेसिकली यहाँ पे कौन सी चीजें फेमस है? एक तो बहुत ही बढ़िया से वहां पे हाउस्ड पैलेसेस, मैसिव वाटर रिजर्वायर्स एज वेल एज बृहदेश्वर टेम्पल। द नेम इज ऑल्सो नोन एज गंगैकोंड चोलेश्वरम। और इन सबको किसने वहां पे बिल्ड किया था? इट वाज बिल्ड बाय राजेंद्र चोल फर्स्ट। तो उन्होंने इस सिटी को वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने वहां पे बनाया है। और कब उन्होंने इस सिटी को बनाया था? जैसे कि अभी रिसेंटली जब मैंने बात की, जब गंगेटिक प्लेन्स के ऊपर उन्होंने वहां पे विक्ट्री हासिल की, तो अपनी इस विक्ट्री को यादगार करने के लिए इस सिटी का वहां पे हुआ डेवलपमेंट। एंड राजेंद्र चोल assumed the title Gangaikonda Cholan and brought Ganga water to power into a tank, symbolizing the southern supremacy over the north। नॉर्थ इंडिया के ऊपर साउथ इंडिया के रूलर्स की सुप्रीमसी को इंश्योर करने के लिए गंगा का पानी वहां पे लेके आए और उस टैंक के अंदर उसको वहां पे खाली कर दिया। और अगर इस टेंपल की अगर हम बात करेंगे कोंड चोलेश्वरम, तो टेंपल जो है वो लॉर्ड शिवा को वहां पे डेडिकेटेड है। एंड इट मिरर्स द ग्रैंडियर ऑफ थंजावुर बृहदेश्वर टेंपल। It features intricate carvings, majestic vimans, as well as unique Jal Stambham that is known as liquid pillar of victory, the Chol Gangam. The city once boasted
फोर्टिफाइड पैलेसेस, वहां पे पैलेसेस बहुत बढ़िया से थे, रॉयल बिल्डिंग्स वहां पे थी, वाइड प्लान्ड रोड्स थे एज पर द डिस्क्रिप्शंस। तो ये सब चीजें आपको वहां पे पाई जाती थी। और अलग अलग जगह पे हमें इनकी इंस्क्रिप्शन के वहां पे कुछ अलग अलग जगह से हमें इसके एविडेंस वहां पे मिले हैं। एक तो है तिरुवलंगडु and the second place is Karanthai copper plates along with Kalingat Parani and Muvarula documents that documents the capital's glory. So यहाँ पे कुछ ऐसी प्लेसेस, एक तो है वहां पे तिरुवलंगाडु एंड करंथाई कॉपर प्लेट्स, और साथ में हमको क्या मिला है, दैट इज कलिंगटुपरा Parani and Muvarula documents. Veer Rajendra's inscriptions refers to the places as a Chol Keralan Thirumalangai, showcasing the dynasty's title as well as political vision. थोड़े से नाम वहां पे आपको याद रखने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें उसके कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, तो एक तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये जो सेंटर जो है वो एक तो साउथ इंडिया की नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो विक्ट्री है उसको वहां पे बता रहा है, एज वेल एज एक बहुत ही बढ़िया सा वहां पे सेंटर बन चुका था साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स, ट्रेड और कल्चर के लिए। और वो कितनी सेंचुरीज तक वहां पे उसने लास्ट किया, दैट इज अबाउट 2 सेंचुरीज, मतलब कि 200 साल तक ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे सेंटर बन के वहां पे रहा। एंड दैट इज ऑल अबाउट गंगैकोंड चोलपुरम। चलिए कुछ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की ऑलरेडी हो चुकी है शुरुआत फ्रॉम 10th of July, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी आर अबाउट टू लॉन्च सम न्यू बैचेस एज वेल। सो अभी तक अगर आपने वहां पे एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे कांटेक्ट करें। यू विल ऑल्सो गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। तो या तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें और यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड एक और चीज भी आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर यहाँ पे चल रहा है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी। तो अब अगर अभी तक आपने उसे वहां पे ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी मेंशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। यू कैन गो ऑन दैट चैनल एंड यू कैन गेट दिस पीडीएफ। चलिए उसके बाद कुछ बात है मिजल्स के ऊपर। और क्या है एग्जैक्टली ये मिजल्स, क्यों आई है ये थोड़ी सी न्यूज में। तो अभी रिसेंटली वहां पे देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दैट इज यूएसए के अंदर वहां पे वापस एक बार मिजल्स का आउटब्रेक हुआ है 1992 के बाद, जो 39 स्टेट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1300 प्लस केसेस वहां पे मिले हैं। और ये किसकी वजह से ऐसा माना जाता है, तो ड्यू टू फॉलिंग इम्यूनाइजेशन रेट्स एंड वैक्सीन मिस इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज देखा जाए तो ऑलरेडी 2000 के अंदर इन द ईयर ऑफ 2000 उसको वहां पे एलिमिनेटेड डिक्लेयर हो चुका था, और उसके लिए जो वैक्सीन वगैरह है उसकी भी वहां पे बहुत ही बढ़िया सी अवेलेबिलिटी है। लेकिन उसके बाद भी शायद हो सकता है कि कुछ वैक्सीन की वहां पे हेजिस्टेंसी रही हो या फिर मिस इन्फॉर्मेशन वहां पे रही हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वाली चीज जो है वो वापस वहां पे थोड़ी सी आउटब्रेक हुई है। और अगर मिजल्स की बात करें तो इट इज अ हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिसीज कॉज्ड बाय मिजल्स मोरबिली वायरस, उसकी वजह से होता है ये वाला डिसीज। और सबको पता है कि अपनी स्किन के ऊपर वहां पे रेड कलर के स्पॉट्स वहां पे आपको मिलते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट मिजल्स। उसके की सिम्टम्स वहां पे क्या रहेंगे, तो एक तो यहाँ पे है कि हाई फीवर हो जाएगा, अर्ली हाई फीवर, अर्ली साइंस बोल सकते हैं मिजल्स होने के पहले की कुछ साइंस। एक तो हाई फीवर वहां पे है, कफ, रनी नोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एज वेल एज रेड आइज। और उसके बाद वहां पे अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो बिगिंस ऑन द फेस एंड स्प्रेड्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो रैशेज है उसकी शुरुआत फेस से होती है, देन आफ्टर उसके पूरी बॉडी के ऊपर वहां पे होता है स्प्रेड। और 7 से लेके 14 डेज तक आपको नॉर्मली वहां पे उसके सिम्टम्स वहां पे मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है, दे आर कॉन्टेगियस 4 days बिफोर एंड आफ्टर द रैश ऑन सेट। कॉन्टेगियस है, चेपी है, एक से किसी दूसरी जगह पे संक्रमित बहुत ही आराम से हो जाता है। कभी कभार अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मिजल्स हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस वहां पे बन सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है कि न्यूमोनिया वगैरह हो गया, या फिर एनसीफिलाइटिस वहां पे हो सकता है, दैट इज नोन एज ब्रेन स्वेलिंग इन द यंग चिल्ड्रन। अगर हम लॉन्ग टर्म की कुछ बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर डेफनेस, ब्लाइंडनेस एज वेल एज लॉस ऑफ इम्यून मेमोरी।
तो ये सब चीजें भी वहां पे हो सकती है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ malnourished, unvaccinated or pregnant woman. It can also cause premature birth as well as stillbirth during the pregnancy. और अगर उसकी स्प्रेड्स की अगर हम बात करें तो या तो कफ से भी स्प्रेड होता सकता है, स्नीजिंग से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, वहां पे कहने का मतलब है कि कुछ एयरबोर्न ट्रांसमिशन वहां पे पॉसिबल है। एंड अप टू 2 आवर्स मतलब कि 2 घंटे तक वायरस जो है वो आपके एयर या फिर किसी सरफेस के ऊपर आपको वहां पे मिल सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस वहां पे होता है। 90% ऑफ एक्सपोज्ड अनवैक्सीनेटेड पीपल डेफिनेटली गेट इन्फेक्टेड। प्रिवेंशन कैसे है? तो एक तो इसके लिए वहां पे है वैक्सीन, तो एक तो वैक्सीनेशन वहां पे करवाए इन्फेंट्स के ऊपर, या फिर जो हर्ड इम्यूनिटी है तो वो भी वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके प्रिवेंशन के लिए। एंड दैट इज ऑल अबाउट मिजल्स। चलिए नेक्स्ट, recently USA the resistance front which is known as TRF, तो TRF को वहां पे फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे वहां पे कर दिया है डिक्लेयर। तो चलिए इसके ऊपर कुछ करनी है बातें। And what is in the context? The US Department of State has officially designated TRF, that is the Resistance Front, as a foreign terrorist organization, that is FTO, as well as also SDGT, that is specially designated global terrorist. In short, the Resistance Front को वहां पे as a terrorist officially designate किया है by USA government after its role in पहलगाम terror attack. पहलगाम टेरर अटैक के अंदर उनके रोल के लिए, उसकी वजह से उनको वहां पे ये वाली चीज के अंदर वहां पे शामिल किया है। एंड व्हाट इज टीआरएफ? सबसे पहले देखते हैं कि ये द रेजिस्टेंस फोर्स वहां पे एग्जैक्टली है क्या। इट इज एन ऑफशूट ऑफ लश्कर ए तोयबा व्हिच इज क्रिएटेड टू प्रेजेंट मोर सेक्युलर इंडिजिनियस इमेज ऑफ कश्मीर मिलिटेंसी। और उसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 2019-20 में इसका हुआ था फॉर्मेशन, जब आर्टिकल नंबर 370 को वहां से हटाया था। एंड वी हैव डिक्लाइंड दी लश्कर तोयबाज लीडरशिप इन द वैली, तो उनकी लीडरशिप को जब वहां पे हटाया गया और आर्टिकल नंबर 370 को जब वहां से निकाला गया या फिर उसको इनएफेक्टिव वहां पे किया गया, तो तब से लेके आज तक ये वाला जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है टीआरएफ वो वहां पे हो चुका था एक्टिव। और उनकी रीजन ऑफ एक्टिविटी कहां पे थी, मतलब कौन से रीजन में ये लोग काम करते थे? तो मेजरली प्राइमरली they are working in Jammu and Kashmir and has claimed several attacks across Kupwara, Sopore as well as Pahalgaon। तो वहां पे बहुत से अटैक्स के लिए ये लोग वहां पे जिम्मेदार है। It uses local and foreign trained cadres as well as social media propaganda and infiltration tactics to appear indigenous and modern। एक तो ये फॉरेन ट्रेड कैडर्स को वहां पे यूज करते हैं, साथ में कुछ लोकल्स की भी वहां पे लोग यूज लेते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया का पूरा एक प्रोपोगेंडा वहां पे बनाते हैं एंड कुछ इनफिल्ट्रेशन टैक्टिक्स का वहां पे यूज करते हैं टू अपीयर इंडिजिनियस एज वेल एज मॉडर्न। और इसलिए यूनाइटेड स्टेट ने उसको इसी तरीके से वहां पे कर दिया है डेजिग्नेटेड। पहले तो एफटीओ के अंदर डेजिग्नेटेड होने का मतलब क्या होता है? तो यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट, उसके आर्टिकल नंबर या फिर सेक्शन 219 के तहत एफटीओ जो है इट लेबल्स रिस्ट्रिक्ट्स अ ग्रुप्स ग्लोबल ऑपरेशन। अगर किसी ग्रुप को यहां पे एफटीओ का लेबल मिलता है तो उनके ग्लोबल ऑपरेशन को वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इट क्रिमिनलाइजेस सपोर्ट फ्रॉम यूएस पर्सन्स as well as freeze their assets and enables intelligence and financial sanctions। उनके ऊपर इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस वहां पे लगाए जाते हैं। एक तो उनकी असेट जो है उसको वहां पे फ्रीज की जाती है, इन शॉर्ट जो भी उनकी संपत्ति है वो गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे जब्त की जाएगी, उनके ऊपर लीगल सैंक्शंस लगाए जाएंगे एंड ग्लोबल स्टिग्मा वहां पे यूज किया जाएगा टू अट्रैक्ट रिक्रूट्स और जस्टिफाइड कॉज ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। कुछ सेकेंडरी सैंक्शंस भी वहां पे लग सकते हैं। और ये सारी चीजें यूएसए का इस तरीके से स्टैंड लेना वो किस बात को शोकेस कर रहा है हमारे लिए? तो इट शोकेसेस इंडिया यूएस कोऑपरेशन।
जो हमारा और यूएस का जो कोऑपरेशन है उसको वहां पे शोकेस किया जा रहा है. द मूव अंडरस्कोर्स growing counter terror of cooperation between New Delhi as well as Washington. These are the capital cities of both the countries. तो काउंटर टेरर कोऑपरेशन के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको वहां पे और इंश्योर कर रही है ये वाली चीजें. एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. दैट इज ऑल अबाउट एफटीओ, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. फिर वहां पे कुछ बात करनी है शर्म अल शेख डायलॉग के ऊपर. क्या है एग्जैक्टली शर्म अल शेख डायलॉग और क्यों अभी रिसेंटली ये कंटेक्स्ट में वहां पे है. तो देखिए अभी रिसेंटली सीओपी दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी ने वहां पे शर्म अल शेख डायलॉग के जो रिपोर्ट था दैट इज 2024 रिपोर्ट ऑफ 2024 उसको वहां पे वेलकम किया है एंड एक एनकरेज की है किस बात को, एनकरेज कंटिन्यूड इन इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट वर्कशॉप्स इन 2025. इन शॉर्ट रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने शर्म अल शेख डायलॉग के 2024 के रिपोर्ट को वेलकम किया है. पहले ये पता होना चाहिए कि शर्म अल शेख डायलॉग किसके ऊपर है. सो इट इज एन ऑनगोइंग फॉर्मल डायलॉग, एक फॉर्मल डायलॉग है प्लेटफॉर्म अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इनिशिएटेड बाय डिसीजन 1 CMA.4. और एग्जैक्ट ये है क्या तो वो भी बाद में वहां पे देखते हैं. एंड इट फैसिलिटेट्स स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज between parties, institutions and stakeholders on aligned finance flows with the climate goals. Climate goals के लिए फाइनेंशियल फ्लो को अलाइन करने के लिए पार्टीज के बीच में हो रहे कुछ एक्सचेंज की यहाँ पे बात है, उनके बीच में बन रहे कुछ रिलेशंस की यहाँ पे बात है. उसके एग्जैक्टली अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इट इज कंडक्टेड अंडर UNFCCC क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लाइमेट चेंजेस की रिगार्डिंग बातें हैं with two co-chairs, one from developed and the one from developing country. It includes parties to the Paris Agreement, financial entities, NGOs, private sector bodies, as well as observer organization. In short, Paris Agreement से जुड़ी अलग-अलग parties, financial entities, NGOs, private bodies, as well as observer organization, इन सबको वहां पे इंक्लूड करती है ये वाली वहां पे डायलॉग. और उनके ऑब्जेक्टिव वहां पे क्या है टू एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 2.1C दैट इज मेकिंग फाइनेंस फ्लो कंसिस्टेंट विद क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो ग्रीन हाउस गैसेस पाथवेज. इन शॉर्ट क्लाइमेट चेंज के लिए वहां पे फाइनेंशियल फ्लो को कंसिस्टेंट रखने के लिए एक स्पेशल डायलॉग वहां पे किया गया जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ने अभी रिसेंटली उनकी रिपोर्ट को वेलकम किया है. So that is all about this topic. To ensure complementarity with Article 9 which mandates financial support from developed countries to developing nations to achieve the low GHG targets. In short, greenhouse gases या फिर pollution के खिलाफ जो targets वगैरह वहां पे रखे हैं उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए डेवलप्ड कंट्री को वहां पे बाध्य करता है कि आपको डेवलपिंग नेशंस को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा. as well as to build consensus on operationalizing Article 2.1C in a just equitable manner without weakening existence financial obligations. की फीचर्स उसके क्या है एग्जैक्टली तो एक साल के अंदर एटलीस्ट वहां पे 2 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे. किसके द्वारा बाय UNFCCC सेक्रेटरिएट एंड को चेयर्स वहां पे इस बात को इंश्योर करेंगे कि इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग वहां पे होना चाहिए विद बैलेंस्ड ग्लोबल नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंटेशन. दोनों के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही इसको आगे बढ़ाना है. एनुअल रिपोर्ट्स एंड वर्कशॉप स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू COP. एनुअल रिपोर्ट्स भी वहां पे पेश कर रहे हैं एज वेल एज वर्कशॉप स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स उनको बनाना है और COP को आपको वहां पे सबमिट करना है. ओपन कॉल फॉर सबमिशंस बाय पार्टीज, फाइनेंशियल बॉडीज, प्राइवेट सेक्टर एंड NGOs टू शेप द डायलॉग.
और इससे वहां पे होगा क्या कि ट्रस्ट जो है वहां पे और स्ट्रेंथन होगा, क्लैरिटी वहां पे बढ़ेगी। इंप्लीमेंटेशन रोड मैप आपको मिलेगा फॉर व्हाट, फॉर क्लाइमेट फाइनेंस विद ग्लोबल नेट जीरो टारगेट्स। इन शॉर्ट ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट के जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, जहां पे ग्लोबल फाइनेंस की रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, उसको ये सपोर्ट करता है। साथ में प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट को यहाँ पे इंकरेज कर रहा है, प्लस डेवलपिंग कंट्रीज के जो कंसर्न्स है ऑन इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस, उनको भी वहां पे इंप्लीमेंटेशन में ला रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस शर्म अल शेख डायलॉग, दैट्स इट। और उसके बाद आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वहां पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट न्यूक्लियर मेडिसिन यूजिंग रेडियो एक्टिव आयोडीन। सो थायराइड को हटाने के लिए कुछ नई वैक्सीन की वहां पे बात है, दैट इज अबाउट न्यूक्लियर मेडिसिन जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का वहां पे यूज करती है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल आयोडीन सिस्टम। सो चलिए वापस एक बार करते हैं शुरुआत। तो यहां पे देखा जाए तो इंडिया ने ही मतलब इस टाइप का एक बहुत ही बढ़िया सी चीज वहां पे डेवलप की है, न्यूक्लियर मेडिसिन विच इज यूजिंग रेडियो एक्टिव आयोडीन, जिसको एक नॉन इन्वेजिव इफेक्टिव ट्रीटमेंट मानी जा रही है फॉर व्हाट, एक तो है थायराइड डिसऑर्डर्स एज वेल एज थायराइड कैंसर्स। थायराइड डिसऑर्डर्स और थायराइड कैंसर को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मतलब इंडियंस के द्वारा वहां पे जो रेडियो एक्टिव आयोडीन वाली न्यूक्लियर मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको वहां पे बहुत ही बढ़िया सा मेजर माना जा रहा है। और एग्जैक्टली है क्या, radioactive iodine therapy, that is RAI. It uses isotopes like iodine 131 to diagnose and treat overactive thyroid glands. जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे आइसोटॉप्स का यूज किया जाता है लाइक आयोडीन 131, जिससे बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव जितने भी थायराइड ग्लैंड्स है और उसके चक्कर में जो होता है थायराइड कैंसर, उसको आप वहां पे हटा सकते हैं। इट फॉर्म्स अ कोर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन थेरानोस्टिक अप्रोच। और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी खोज कब की थी, इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन द ईयर 1936 बाय सॉल हर्ट्ज फॉलोइंग अ लेक्चर एट MIT बाय कार्ल कॉम्पटन। एंड आयोडीन 131 की अगर हम बात करें तो आयोडीन 134 डिस्कवर किसने किया था, बाय ग्लेन सीबोर्ग एंड जॉन लिविंगवुड इन 1938 एट UC बर्कली। और वहां से एक तो आयोडीन 131 वाला आइसोटोप वहां से निकला, प्लस ये वाली मेथड जो है वो सोल हार्ट्स ने वहां पे ढूंढ ली। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने वहां पे किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे होगा क्या, जैसे ये मेडिसिन कोई भी पेशेंट वहां पे आइदर इन द लिक्विड फॉर्म और एज द कैप्सूल, सबसे पहले वो उसको वहां पे करेगा इंजेक्ट इन द बॉडी। और ध्यान रखना यहाँ पे कैप्सूल या फिर लिक्विड फॉर्म में हम जो मेडिसिन लेते हैं वैसे इसको लेना है, कोई ऑपरेटिव मेथड्स का वहां पे यूज करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम बहुत ही सिंपल है। इन शॉर्ट आपको डायरेक्ट या तो कैप्सूल्स लेनी है या तो लिक्विड फॉर्म में आयोडीन को वहां पे कंज्यूम करना है। जैसे ही वहां पे आयोडीन आप वहां पे कंज्यूम करोगे, जो भी थायराइड के बहुत ही ओवर एक्टिव टिश्यूज है, हाइपर एक्टिव टिश्यूज, वो उसको करेंगे एब्जॉर्ब। मतलब कि मान के चलो कि आपने यहां से बॉडी के अंदर जैसे उसको वहां पे आपने इंजेक्ट कर दिया, जैसे ही वहां पे उसके टिश्यूज है उसको वहां पे करेंगे एब्जॉर्ब। जैसे ही वो वहां पे एब्जॉर्ब होगा, एक तो हमारे ये जो आयोडीन के जो टिश्यूज है उसके जो पार्टिकल्स है वो थायराइड के सेल को वहां पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक तो जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है उसको वहां पे रिड्यूस करेंगे, साथ में बिकॉज ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन जो गामा रेज हम बाहर से वहां पे एंटर करेंगे वो आराम से उसको ट्रैक कर पाएंगे बाय इमेजिंग प्रोसेस। तो आप ऊपर से आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, मतलब कि डेफिनेटली यहाँ पे वो ओवर एक्टिव टिश्यूज यहाँ पे है, तो वही वो कैंसरियस जोन हो सकता है। एंड उसके बाद हम वी कैन से कि भैया यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइजली आप टारगेट कर पाओगे। द रेडियो एक्टिव आयोडीन इज एब्जॉर्ब ओनली बाय थायराइड सेल्स, स्पेरिंग हेल्दी टिश्यूज फ्रॉम द एक्सपोजर। सिर्फ थायराइड सेल ही इसको वहां पे एब्जॉर्ब करेंगे।
राइट। तो आपको वहां पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस वाली जगह पे ये वाला इश्यू वहां पे चल रहा है। इट इज मिनिमली इन्वेजिव, बहुत ही कम ये इन्वेजिव है, जो किसी और जगह पे वहां पे थ्रेट उत्पन्न नहीं कर रहा है। इट इज सेफ एज वेल एज रेगुलेटेड एंड कस्टमाइजेबल डोज है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट उस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि फॉर प्रेग्नेंट एज वेल एज नर्सिंग वुमन इसको वहां पे एक्सक्लूड किया है इसके यूसेज को। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जो हाइपर थायरॉइडिज्म को वहां पे ट्रीट कर सकती है। सेकेंड, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर थायराइड कैंसर फॉलोअप, एंड द लास्ट वन इज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज वाइडली अवेलेबल। प्लस इसको कंज्यूम करना या फिर इस मेथड का यूज करना थोड़ा इजी है, क्योंकि आपको यहाँ से अलग से कोई ऑपरेटिव मेथड्स का वहां पे यूज करने की कोई जरूरत नहीं। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस रिसेंट डेवलप्ड न्यूक्लियर वाला थोड़ा सा वहां पे बोल सकते हैं। So the recent developed nuclear medicine which is using radioactive iodine, that is known as I-131। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर है वो यहाँ पे कर रहे हैं एंड ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे इस चैनल को वहां पे कीजिए सब्सक्राइब, जहां से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स के स्पेसिफिक है या फिर सिर्फ मेंस के स्पेसिफिक। यू विल गेट द डेटा एज वेल एज द अप्रोच की किस तरीके से आप वहां पे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पता है, सिग्निफिकेंस पता है, किसने डेवलप किया उसके बारे में भी हम आपको यहाँ से बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पे एक नई डायरेक्शन हम दे सकते हैं, राइट। और अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत फ्रॉम 10th of July, and from the next month we are about to start some new batches as well। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे कांटेक्ट करें। यू कैन ऑल्सो फिल अप द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट अवर कोऑर्डिनेट्स विल कॉल बैक यू सून। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं खत्म। कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।